गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर ऑलरेडी मैंने आपको मार्च में पढ़ाया था, थोड़ा सा हमने स्टार्ट तो ज़रूर किया था और इस चैप्टर के नोट्स आप लोगों के पास लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को थोड़ा फास्ट लेके चलेंगे क्योंकि हमें अदर चैप्टर्स भी पढ़ने हैं और ज़्यादा चैप्टर हार्ड नहीं है। गैया भी हाँ बोल रही है कि हाँ सर हमें भी पढ़ना है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, बिकॉज शी नोज़ कि उसके गोबर से फ्यूल बन सकता है, राइट। तो वो भी क्या एक टाइप का रिसोर्स, तो वो भी बहुत खुश है कि सर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग नोट्स के हिसाब से चलेंगे, बिल्कुल जैसे जैसे हमने नोट्स लिखा है वो पॉइंट्स हम लोग कवर करते चलेंगे, तो आप लोगों को प्रॉपरली वो चीज़ समझ जाएगी। तो आप क्या करिएगा, जब आप वीडियो देखते हो तो नोट्स को अपने सामने रखिएगा, वीडियो के साथ नोट्स को भी देखते रहिएगा, तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और अब मैं आपको हमेशा बोलता हूँ नोट्स ये रीड करने के बाद, वीडियोस देखने के बाद टाइम मिले तो बुक रीड ज़रूर कर लीजिए और क्वेश्चन आंसर्स अपने आपके पास जो भी आप गाइड प्रेफर करते हैं, फिर वो एग्ज़ाम आइडिया हो, एस्चांद हो, सेल्फ स्टडी हो, जो भी गाइड यूज़ करते हैं आप उसको देखिए, उससे पढ़िए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ द ज्योग्राफी दैट इज़ रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हमें जानना है कि रिसोर्स का मतलब क्या। तो आपको बताया था मैंने कि एवरीथिंग अवेलेबल टू अस इन द एनवायरनमेंट विच कैन सेटिस्फाई आवर नीड, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है, पर उसके लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि वो चीज़ क्या होनी चाहिए। इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। मैं मतलब समझाता हूँ आप लोग को, टर्म्स कंडीशन दी गई है कि वो कोई भी चीज़ जो आप एनवायरनमेंट से लो, जो आपकी नीड को सेटिस्फाई करे, उसे हम लोग कहेंगे रिसोर्स। पर वहाँ पर वो चीज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अब तीनों वर्ड का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मतलब आप लोग के पास वो टेक्नोलॉजी हो कि आप उसका यूज़ कर सको। जैसे मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर एनर्जी, इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स। ठीक है, ये बहुत अच्छा रिसोर्स है बहुत अच्छा, पर हम लोग उस लेवल पे यूज़ नहीं कर रहे हैं बिकॉज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। सेकेंड कंडीशन इज़ इकोनॉमिकली फिजिबल, इसका मतलब वो रिसोर्स हमारे बजट के हिसाब से होना चाहिए। जैसे कि अभी आपको पता है पेट्रोल का रेट 80-90 के बीच में चलता रहता है। ठीक है, मान लीजिए अगर 1 लीटर पेट्रोल 1,00,000 रुपये का मिलता, तो क्या कोई व्यक्ति, मुझे तो नहीं लगता कि शाहरुख खान भी पेट्रोल से गाड़ी चलाता। समझ रहे हो, मतलब वो रिसोर्स को इकोनॉमिकली फिजिबल होना ज़रूरी है, मतलब वो बजट में होना ज़रूरी है, समझा। और कल्चरली एक्सेप्टेबल, एक ऐसा रिसोर्स हो जो कल्चरली एक्सेप्ट हो। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ होगा नहीं, आप लोगों नोट्स में मत लिख दीजिएगा या टेस्ट में मत लिख दीजिएगा। एग्जांपल करिए कि अगर ह्यूमन बींग का जो मास है, द मसल्स ऑफ ह्यूमन बींग, अगर पता उसको जलाने से बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती, तो क्या हमारे इंडिया का कल्चर या बहुत सारी कंट्रीज़ का कल्चर उस चीज़ को एक्सेप्ट करता कि एक काम करो, आप क्या करो, रिसोर्स की ज़रूरत है ना, लोगों को मारो, उसके मसल्स को जलाओ और उसे यूज़ करो एज अ रिसोर्स। ऐसा कुछ होता कभी नहीं। मतलब वो चीज़ कल्चर एक्सेप्ट करनी चाहिए, मतलब दैट शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल, तब हम लोग वो चीज़ को रिसोर्स बोलेंगे। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो हमें नेचर से मिले, एनवायरनमेंट से मिले, वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए, पर वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब बजट के हिसाब से, और कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो सारी चीज़ को हम लोग कहेंगे रिसोर्सेस, समझा। अब आप लोगों को मैंने एक ट्रायंगल बना के दिया था, दैट वाज नॉट अ लव ट्रायंगल, दैट वाज अ ट्रायंगल ऑफ इंटरडिपेंडेंसी। इंटरडिपेंडेंसी मतलब क्या, ह्यूमन बीइंग कैसे 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो क्या है, तो वो चार्ट था, तो उसमें स्टार्टिंग में बीच में क्या लिखा गया है, ह्यूमन बीइंग फर्स्ट वाज फिजिकल एनवायरनमेंट,
जिसे हम लोग कहते हैं नेचर। देन टेक्नोलॉजी। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ इस डायग्राम से, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, हम लोगों का, ह्यूमन बींग्स का इन तीनों चीज़ों पर अच्छा डिपेंडेंसी है। कैसे? हम लोग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, हम लोग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई कर रहे हैं, और हम लोगों का इंटरेक्शन नेचर के साथ है। तो आप याद क्या रखोगे कि ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द नेचर with the help of technology and creates institution to accelerate their economic development। मैंने आपको ये बात बताई थी कि हमेशा याद रखिएगा कि ह्यूमन बींग क्या करता है, फिजिकल नेचर के साथ इंटरेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। मान लीजिए फिजिकल नेचर मतलब क्या, ज़मीन के अंदर कोयला है, कोयला है मतलब क्या, इट्स अ पार्ट ऑफ द नेचर। अब वो कोयला आप कैसे निकाल रहे हो, वी आर टेकिंग आउट द कोल फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ अ टेक्नोलॉजी, राइट। हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनिंग करके उस कोल को ज़मीन से बाहर निकाल रहे हैं। मतलब वी आर इंटरेक्टिंग विद द नेचर मीन्स द कोल, विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी मीन्स माइनिंग। और हमने क्या किया, जितनी भी प्रोसेसेस हुई उसे प्रॉपर असेंबल करके हमने इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं। इंस्टीट्यूशंस होती हैं जहाँ बच्चे माइनिंग पढ़ते हैं। होता क्या उससे, माइनिंग हम एजुकेशन लेंगे, वहाँ पे हम लोग स्किल डेवलप करेंगे ताकि हम लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से नेचर के साथ इंटरेक्ट कर सकें। तो ये सब मिलकर एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं जिसका सेंटर पार्ट कौन है, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द नेचर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, और जिसके हेल्प से हम लोग इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं जहाँ पढ़कर हम लोग अपना स्किल, अपना नॉलेज डेवलप करते हैं, जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करता है। ठीक है, इकोनॉमिक मतलब आपको समझता है। इसका मतलब क्या है कि एक ह्यूमन बीइंग भी एक क्या है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ह्यूमन बीइंग भी क्या है, ह्यूमन बीइंग रिसोर्स है। बिकॉज कैसे, देखो, अगर मान लीजिए एक ठेकेदार है या एक घर बन रहा है, तो वहाँ पर कितने लोग काम करेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। अगर ज़्यादा मजदूर होंगे तो काम जल्दी ख़त्म होगा। अगर बड़ा रोड बन रहा है तो वहाँ पर ह्यूमन बीइंग, लेबर भी क्या हुए, एक तरीके से रिसोर्स ही हुए। समझा? तो आप लोग याद रखिएगा कि ह्यूमन बीइंग इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स। वही चीज़ एक रिसोर्स है जो अदर चीज़ों को रिसोर्स बनाता है। जैसे डॉग या कोई भी एनिमल कोल को यूज़ नहीं करेगा, उसके लिए इट इज़ जस्ट अ ब्लैक स्टोन, राइट। अगर एक कुत्ता, एक बिल्ली या एक भैंस एक काले कोयले को देखती है तो उसे देखकर वो मुस्कुराएगी। कुत्ता मुस्कुराएगा कि देख मैं तुझसे गोरा हूँ, पर उससे ज़्यादा उसका कोई यूज़ है क्या, नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा डॉग क्या करेगा उसके ऊपर, वो तो आपको पता है। पर ह्यूमन बीइंग क्या करेगा, ह्यूमन बीइंग उस कोयले को रिसोर्स बनाएगा, मतलब वो उसको यूज़ करेगा बिकॉज दैट वॉज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो ये तो हमने चीज़ देख ली। इसके बाद हम लोगों ने, मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिया था। वो फ्लो चार्ट कैसा था मैं आपको दिखाता हूँ। याद आ रहा होगा, मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बनाया था कि रिसोर्स क्या है, वो नेचुरल भी हो सकता है, ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन भी एक रिसोर्स है, नेचर भी एक रिसोर्स है। नेचर में जो रिसोर्स हैं वो दो टाइप में डिवाइडेड किए गए हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। आपको पता है वो रिसोर्स जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, कंटिन्यूसली बन रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल। और वो रिसोर्स जो ख़त्म हो सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स दो टाइप के होते हैं, रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल। रिसाइकलेबल मतलब जो जिसको आप अगेन रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हो, जैसे मेटल्स हो गया, ग्लास हो गया। और नॉन रिसाइकलेबल मतलब फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल्स। ठीक है, और फिर अगर हम बात करेंगे तो रिन्यूएबल भी दो टाइप में होते हैं। एक है जो कंटिन्यू, जैसे हवा, विंड जो चल रहे हैं, कंटिन्यूस फ्लो कर रहे हैं। और एक है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में जिसमें दो टाइप आते हैं, वाइल्ड लाइफ मतलब एनिमल्स और फॉरेस्ट। तो ये तो देखो, जब हम लोगों का पूरा चैप्टर हो जाएगा पढ़कर, तब हम लोग इस फ्लो चार्ट को ज़्यादा स्पेसिफिकली समझ पाएंगे कि ये फ्लो चार्ट ऐसा क्यों बनाया गया है। अभी के लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करते हैं कि रिसोर्सेज को कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो रिसोर्सेज को टोटल 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो अब हम लोग देखते हैं कि रिसोर्सेज के टाइप। ठीक है, तो पहला टाइप बनाया गया था वो था ऑन द
बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है तो उसमें कुछ टाइप बनाया गया है। तो सबसे पहला जो टाइप देखने का है वो डिपेंड करता है ओरिजिन पे। ओरिजिन का मतलब क्या कि वो रिसोर्स कहाँ से आ रहा है, मतलब इट कैन बी बायोटिक रिसोर्स या फिर अबायोटिक रिसोर्सेस। अब बायोटिक का मतलब क्या, ऐसे रिसोर्स जिसमें लाइफ है, जैसे ह्यूमन बीइंग, वी आर ऑल्सो रिसोर्स राइट एंड वी हैव लाइफ, तो हम लोग किस में आएंगे, बायोटिक रिसोर्स। तो इसके एग्जांपल्स हैं ह्यूमन बीइंग्स, फ्लोरा एंड फौना, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल हुआ बायोटिक रिसोर्स का। तो मतलब आप याद रखिएगा, वो रिसोर्स जो लिविंग है, जिनके अंदर लाइफ है, उसे हम लोग कहते हैं बायोटिक रिसोर्सेस। ठीक है, और वो रिसोर्सेस जिनके अंदर लाइफ नहीं है, जैसे कि रॉक्स, मेटल्स, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, दिस ऑल आर अबायोटिक रिसोर्सेज। तो अब याद रखिएगा, क्लासिफिकेशन करने के टोटल 4 बेसिस है। पहला बेसिस जो यूज़ किया गया है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, वो रिसोर्स हमें कहाँ से मिल रहा है। अगर वो उस चीज़ से मिल रही है जिसमें लाइफ है तो उसको हम लोग कहते हैं बायोटिक रिसोर्स, और वो चीज़ से मिल रही है जिसमें लाइफ नहीं है दैट इज़ कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्स। ठीक है, ये तो फर्स्ट टाइप हो गया। अब जो सेकेंड क्लासिफिकेशन बनाया गया है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। अब इसका मतलब क्या समझिए, एग्जॉस्ट होना मतलब खत्म होना। तो क्या वो रिसोर्स खत्म हो रहा है या खत्म नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से हम लोगों ने टाइप बनाया गया है। तो उसमें पहला जो टाइप है दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब वो रिसोर्सेज जो खत्म नहीं होते, वो कंटिन्यूअसली बन रहे हैं फिजिकल प्रोसेस से या केमिकल प्रोसेस से, पर वो कंटिन्यूअसली बन रहे हैं। वैसे रिसोर्सेज को हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स, मतलब कभी ना ख़त्म होने वाले रिसोर्सेज। और दूसरे हैं दैट इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, मतलब ऐसे रिसोर्स जो बन तो गए हैं पर वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर हम लोग ने उनसे प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं किया तो आज नहीं तो कल वो ख़त्म हो जाएंगे। अब आपको पता है कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो कभी ख़त्म नहीं होने वाले, जैसे कि सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। देखो, फॉरेस्ट भी कंप्लीट पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हो सकते, इट्स नॉट पॉसिबल कि पूरा एग्जिस्ट ख़त्म हो जाए, या वाइल्ड लाइफ भी पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हो सकता है। कुछ स्पीसीज एक्सटिंक्ट ज़रूर हो सकती हैं, पर धरती से वाइल्ड लाइफ ख़त्म हो जाए, फॉरेस्ट ख़त्म हो जाए, नॉट पॉसिबल। पानी ख़त्म हो जाए, नॉट पॉसिबल। फ्रेश वाटर भले ख़त्म हो जाए, पर समुद्र में पानी तो रहेगा ही, गड्ढर नालों में पानी रहेगा, पर पानी ख़त्म नहीं हो सकता। सोलर एनर्जी जो सन से हमें मिलती है वो भी ख़त्म नहीं हो सकती, विंड एनर्जी भी ख़त्म नहीं हो सकता। पर कौन से रिसोर्सेज हैं जो ख़त्म हो सकते हैं, दैट इज़ कोल, पेट्रोलियम। तो ये कुछ रिसोर्सेज हैं जो ख़त्म हो सकते हैं। तो 2 बेसिस ऑफ रिसोर्सेज याद रखिएगा आप लोग। पहला बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, वो रिसोर्स कहाँ से आ रहा है, उसमें लाइफ है या लाइफ नहीं है, उसमें हम लोग डिसाइड करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो उसमें 2 टाइप थे, बायोटिक रिसोर्स और अबायोटिक रिसोर्स। सेकेंड जो बेसिस है दैट इज़ एग्जॉस्टिबिलिटी, मीन्स वो रिसोर्स ख़त्म होंगे या ख़त्म नहीं होंगे, उसके ऊपर भी टाइप बनाया गया है। तो उसमें 2 टाइप हैं। पहला टाइप है रिन्यूएबल रिसोर्स, मतलब ऐसे रिसोर्स जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, वो कंटिन्यूसली बन रहे हैं। और दूसरा रिसोर्स है जो ख़त्म हो जाएगा आज नहीं तो कल, दैट इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जिसमें आता है कोल, पेट्रोलियम। ठीक है, तो हमने 2 बेसिस देख लिए क्लासिफिकेशन के। तीसरा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब देखिए तीसरा क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप मतलब मालिकाना, क्या वो रिसोर्स किसी इंडिविजुअल को बिलोंग करता है
या किसी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, तो उसमें टोटल 4 टाइप है। सबसे पहला है इंडिविजुअल रिसोर्सेस, मतलब वो रिसोर्स जो किसी एक इंडिविजुअल को बिलोंग करे, जैसे कि प्लॉट हो गया, कोई बहुत बड़ा खेत, पॉन्ड बोलिए, वाटर इन वेल, मान लीजिए आपका खुद का कुआं है तो कुएं में पानी तो ज़रूर होगा, तो वाटर इज़ अ रिसोर्स। आपका कोई प्लॉट है, ज़मीन, इट इज़ अ रिसोर्स। फार्म, खेत, इट इज़ अ रिसोर्स। अगर पॉन्ड है तो उसमें फिशेस ज़रूर होंगी, तो इट इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स। तो बहुत रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो किसी इंडिविजुअल को बिलोंग करते हैं, तो वो रिसोर्सेज को बोला जाता है इंडिविजुअल रिसोर्स, जिसके एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हैं। सेकंड है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, मतलब वो रिसोर्सेज जो एक कम्युनिटी को बिलोंग करे या एक कम्युनिटी को ओन करे, उसे हम लोग कहते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। जैसे कि देखिए ब्यूरियल ग्राउंड, मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब। पब्लिक पार्क्स, ब्यूरियल ग्राउंड मतलब जहाँ पर लोगों को मरने के बाद दफनाया जाता है। अगर आपको पता है हिंदुओं की अलग तरीका है दफनाने का, तो आपने देखा होगा जहाँ पर क्रिश्चियंस के लिए ब्यूरियल ग्राउंड बनाया गया है, वहाँ पे सिर्फ क्रिश्चियंस लोग जाते हैं। जहाँ मुस्लिम्स का एरिया बनाया गया है वहाँ पे मुस्लिम्स लोग जाते हैं। हिंदू में भी वैसे ही जलाया जाता है या गाड़ा जाता है, उसमें भी एक स्पेसिफिक जगह दी गई है। तो ये भी क्या एक रिसोर्स ही है जो एक कम्युनिटी बिलोंग यूज़ कर रही है। जैसे क्रिश्चियन लोग जा रहे हैं, मुस्लिम्स लोग जा रहे हैं, हिंदू लोग जा रहे हैं, ठीक है। पब्लिक पार्क्स बोलिए तो जैसे देखिए अगर हमारे लोकल एरिया में कोई पब्लिक पार्क है तो सबके लिए है वो, ठीक है, कोई भी वहाँ जा सकता है। पिकनिक स्पॉट बोल लीजिए आप लोग, तो ये सब जगह है जो एक ग्रुप को बिलोंग करती हैं। जो भी लोग उस लोकेलिटी में रह रहे हैं उस सबको बिलोंग कर रही हैं, सब लोग चाहें तो उसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसे रिसोर्सेज को बोला जाता है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, ठीक है। मतलब एक कम्युनिटी को, एक एरिया के लोकल लोगों के लिए है वो, ठीक है। तीसरा जो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, दैट इज नेशनल रिसोर्सेज। अब आपको नेशनल रिसोर्स मतलब समझा होगा, वो रिसोर्स जो एक नेशन का है, मतलब एक कंट्री का है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेशनल रिसोर्स। अब आप बताइए वो कौन सा रिसोर्स है जो हमारे इंडिया का है, तो वो सारी चीज़ें जैसे जितने भी वाटर रिसोर्सेज हो गए, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वो सब क्या हैं, वो सब नेशनल रिसोर्स है। हमारे अंडर में जितने भी नदियाँ होंगे, झरने होंगे, मतलब वाटर रिसोर्सेज बोलिए, जो भी जंगल होंगे, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, जितने भी वाइल्ड लाइफ होंगे, वो सब किसको बिलोंग करते हैं, इंडिया को, मतलब वो आएंगे नेशनल रिसोर्सेज में, ठीक है। एक बात मैंने आपको याद है बताया था कि देखो अब एक आपको पता है, जो हम लोग अगर मैप देखें तो हर कंट्री का एक पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती हैं। आपने देखा होगा ना, भारत का एक आउटलाइन स्ट्रक्चर होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, तो उस लाइंस को हम लोग कहते हैं पॉलिटिकल बाउंड्रीज। तो वो कोई भी चीज़, वो कोई भी रिसोर्स जो उस पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आती हैं, वो एक नेशन को बिलोंग करेगा। और उसके कोस्ट से, समझ रहे हो, समझिए अगर ये इंडिया है, ठीक है, मैंने डाउन पार्ट बनाया इंडिया का, यहाँ पर क्या है कंप्लीट, क्या है यहाँ पर समुद्र, राइट, सी है। तो जो भी ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंडर में जो चीज़ें आती हैं वो इंडिया को बिलोंग करता है। एज वेल एज हमारे सी कोस्ट से 22.2 किलोमीटर तक का जितना भी समुद्र है उसके अंडर का जो भी चीज़ें आएंगी वो भी इंडिया को बिलोंग करेगा, समझा। तो ये है नेशनल रिसोर्स। और फोर्थ टाइप जो आपको याद रखना है, दैट इज इंटरनेशनल रिसोर्स। ऐसा रिसोर्स जो पूरे वर्ल्ड को बिलोंग करता है उसे हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। मतलब किसी एक कंट्री का उस पर अधिकार नहीं है, वो रिसोर्स सब कंट्रीज़ के लिए है, उस रिसोर्सेज को हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स। मतलब चाहे तो कोई भी कंट्री उसे यूज़ नहीं कर सकता, वो इसलिए रखा गया है
ताकि फ्यूचर में अगर कभी रिसोर्स ख़त्म होते हैं तब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस लोग वहाँ पे यूटिलाइज़ करना चालू करेंगे। पर अभी कोई कंट्री उस रिसोर्स को यूज़ नहीं कर रही है, वो एक स्टॉक रखा गया है कि जब सब रिसोर्स ख़त्म हो जाएंगे तब हम लोग उस रिसोर्स को यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको टोटल 4 टाइप समझे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। सबसे पहला क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्स। वो रिसोर्स जो किसी एक इंडिविजुअल का होता है उसे हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो एक कम्युनिटी को बिलोंग करेगा दैट इज़ नोन एज कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो एक नेशन का होता है दैट इज़ नोन एज नेशनल रिसोर्सेज। और वो रिसोर्सेज जो एक पर्टिकुलर कंट्री का नहीं बल्कि सारे कंट्री का है दैट इज़ नोन एज इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, तो हम लोग ने 3 बेसिस देख लिए। अब हम लोग 4th बेसिस देखते हैं, 4th एंड द लास्ट बेसिस फॉर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। देखिए मैं ये पार्ट मैंने थोड़ा सा फास्ट लेके चला हूँ क्योंकि बिकॉज ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप लोगों के पास नोट्स भी लिखे हुए हैं और ऑलरेडी हमने ये चीज़ पहले पढ़ी हुई थी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा मैं फास्ट लेके चल रहा हूँ। तो इसमें देखिए स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट मतलब क्या, वो रिसोर्स क्या कम्प्लीटली डेवलप हो चुका है या उस पर काम चालू है, उसका बेसिस यूज़ किया गया है फॉर क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला जो याद रखिएगा दैट इज़ पोटेंशियल रिसोर्स। ठीक है, पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब क्या, ऐसे रिसोर्सेज जो एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट है पर उसको अभी हम लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। समझा मैंने क्या बोला, मतलब वो रिसोर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे कि हम लोग के भारत में जो राजस्थान है और गुजरात, वहाँ पर पता है बहुत ज़्यादा विंड और सोलर एनर्जी है। समझा क्या बोला मैंने, राजस्थान एंड गुजरात, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, सोलर एंड विंड एनर्जी। बट अभी वहाँ पर हम लोग उसे यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो वैसे रिसोर्सेज को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो किसी पर्टिकुलर रीजन में तो हैं पर उसको अभी यूटिलाइज नहीं किया गया है। देखो अब यूटिलाइज ना करने का मैंने आपको रीज़न पहले भी बताया था, बहुत ज़्यादा बार पॉलिटिकल रीज़न भी होता है। बिकॉज देखिए कोई भी जब कंट्री का बजट बनता है, स्टेट का बजट बनता है, तो वहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि हम लोग कितना पैसा खर्च करेंगे माइनिंग के ऊपर, कितना खर्च करेंगे एजुकेशन के ऊपर, कितना खर्च करेंगे हॉस्पिटैलिटी के ऊपर, कितना खर्च करेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, रेलवे ट्रैक्स के ऊपर, हम लोग कितना खर्च करेंगे। तो अगर कोई स्टेट की गवर्नमेंट वो ज़्यादा नहीं सोच रहे रिसोर्सेज के बारे में, दे आर जस्ट इन्वेस्टिंग इन मेडिकल सेक्टर, एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो वहाँ पर क्या होगा, ये जो रिसोर्स होंगे वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। बिकॉज हम लोग ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे तो हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं बाय कर पाएंगे। तो कुछ ना कुछ रीज़न होने के कारण वहाँ पर रिसोर्स तो है पर हम लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वैसे रिसोर्सेज को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल समझा, मतलब उसके पास एबिलिटी है कि हम लोग की वो नीड फुलफिल कर सके, पर जब उसको हम यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं, जैसे आप लोग बोलते हैं ना मैम लोग हम लोग की स्कूल की कि बेटा आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, शर्मा जी देखो तुम्हारे लौंडे में ना बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। पोटेंशियल ज़्यादा होना मतलब क्या है, वो नीड पूरी कर सकता है पर वो यूटिलाइज नहीं कर रहा है उस चीज़ को। ठीक है, तो पहला क्या था, पोटेंशियल रिसोर्सेज। सेकंड है डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज का मतलब क्या, ऐसे रिसोर्सेज जो डेवलप हो चुके हैं, जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमें पता है और उसे हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था क्वालिटी और क्वांटिटी इम्पॉर्टेंट क्यों है। अब मान लीजिए आपने ना बहुत सारा कोयला निकाला पर उसको आप जला रहे हो तो वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, या वो उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है जितनी एक माचिस की तिल्ली, एक मैच स्टिक जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, जितनी हीट प्रोड्यूस कर रही है उतना हीट एक बोरा कोयला जलाने पर प्रोड्यूस होगा। तो क्या आप उस रिसोर्स को यूज़ करोगे, बिल्कुल नहीं। हम ऐसा रिसोर्स यूज़ करेंगे जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमें पता है, हमें पता है कि अगर इसको यूज़ करेंगे तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो वैसे रिसोर्स जो यूज़ हो रहे हैं उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी हमें पता है,
उसको हम लोग कहते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। जैसे कि कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, हम लोगों को इनकी क्वालिटी भी पता है, क्वांटिटी भी पता है और हम लोग इन्हें यूज़ भी कर रहे हैं, तो ऐसे रिसोर्सेज को बोला जाता है डेवलप्ड रिसोर्सेज। ठीक है। तीसरा है स्टॉक। ठीक है। स्टॉक मतलब क्या? ऐसे रिसोर्सेज जिसके पास पोटेंशियल है कि ह्यूमन बींग्स की डिमांड्स पूरी कर पाए, पर हम लोगों के पास चाहते हुए भी वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है। समझ रहे हो? पोटेंशियल का मतलब क्या? टेक्नोलॉजी तो है पर हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे आपको पता है सोलर पैनल्स अगर लगा दिए जाएँ तो हम लोग हीट एनर्जी को, सोलर एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर विंड मिल लगा दिए जाएँ तो हम लोग विंड एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, पर वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट्स इस सेक्टर पे खर्च ही नहीं कर रहे, इसीलिए वहाँ पे कोई रिसोर्स बन ही नहीं रहा है। पर स्टॉक मतलब क्या कि उस चीज़ के अंदर कैपेबिलिटी तो है। जैसे कि देखो, आपने ये एलिमेंट ज़रूर सुना होगा, हाइड्रोजन। ये एक ऐसा रिसोर्स है जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है और हमें पता है कि इसके अंदर बहुत अच्छी सोर्स ऑफ एनर्जी है, पर प्रेजेंट में हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग इस हाइड्रोजन को यूज़ कर पाएँ। समझा? फ़र्क समझ रहे हो आप लोग? पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब क्या? टेक्नोलॉजी है पर किसी कारण से हम यूज़ नहीं कर रहे। स्टॉक मतलब हम यूज़ तो करना चाहते हैं पर हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है, ऐसी कोई साइंस ही नहीं है जो हमें ये नॉलेज दे सके कि उस रिसोर्स को कैसे यूज़ करें। मतलब इस हाइड्रोजन को हम लोग कैसे एक अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएँ, वो टेक्नोलॉजी हम लोगों के पास नहीं है, उसको कहा जाता है स्टॉक्स। और आखिरी जो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज रिजर्व्स। रिजर्व्स का मतलब क्या? रिसोर्सेज विच कैन बी पुट इन, देखो क्या बोल रहा है, ऐसे रिसोर्स, ऐसे चीज़ें जिनको हम यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, पर हम लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि वाटर इन डैम्स, फॉरेस्ट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर। मतलब क्या? देखिए, रिसोर्स मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम लोग एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग यूज़ कर सकते हैं पर हमें ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि वाटर इन डैम्स बनाए जाते हैं, हम लोग उससे इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस कर रहे हैं पर हम लोग उस मास लेवल पे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। जो फॉरेस्ट हैं, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बस उसको कटिंग करके कटिंग करके हम लोग उससे पेंसिल बना रहे हैं, पेजेस बना रहे हैं, पर हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि यार हम लोग उसको आगे रख सकते हैं या हमें फ्यूचर में और अच्छा यूज़ देंगे। ठीक है। तो टोटल 4 टाइप क्या थे? पहला रिसोर्स था ऐसा रिसोर्स जिसके पास एबिलिटी तो है पर हम लोगों ने उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं हम लोग। डेवलप्ड मतलब वैसे रिसोर्सेज जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। स्टॉक मतलब चाहते तो हैं यूज़ करना पर हम लोग के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसे यूज़ कर सकें। और आखिरी है रिजर्व्स, मतलब वैसे रिसोर्स विच कैन बी पुट into use with the help of existing technology but their use has not been started। मतलब हम यूज़ तो कर सकते हैं एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी की मदद से पर उसके यूज़ को कहीं चालू नहीं किया गया है, उसे ही हम लोग कहते हैं रिजर्व्स। ठीक है। तो आज हमने क्या देखा? रिसोर्स क्या होता है वो देखा, फिर ह्यूमन बींग कैसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो चीज़ देखा हमने, और फिर हम लोग ने टाइप्स ऑफ रिसोर्स पढ़ा। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, फिर ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, फिर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और लास्ट था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। और उसमें भी कुछ सब टाइप्स थे, हमने वो डेफिनेशंस देखी उनकी और उसमें एग्जांपल्स देखे। आप लोगों को इनकी डेफिनेशंस, ये सारे टर्म्स याद करने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम्स में पूछता है कि डिफाइन द टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन या ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है। तो आज हमने स्टार्टिंग का पार्ट कवर किया, कल हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज और आगे का पार्ट। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलते हैं, बाय बाय।